कार्यों को मैनेजमेंट में स्टेप वाइज किया जाता है। फर्स्ट इज द प्लानिंग, नियोजन। तो सबसे पहले हम प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या है, नियोजन का मतलब क्या है। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्लानिंग ना करता हो या प्लानिंग के बारे में ना जानता हो कि प्लानिंग क्या है, क्या करना है, कब करना है, कितने समय में करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कितना पैसा खर्च करना है। इन सब बातों का प्रेजेंट टाइम में आने वाले समय के लिए डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं और एक सुंदर अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले किसी भी इंजीनियर से उसका एक मैप तैयार करवाते हैं, नक्शा तैयार करवाते हैं। वो हमें पूरा मॉडल तैयार करके, नक्शा तैयार करके उस पर लाइनें खींच कर देता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले वो हमारी रिक्वायरमेंट पूछता है, फिर उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें पूरा का पूरा मॉडल तैयार करके देता है कि दिस इज योर किचन, दिस इज द स्टडी रूम, दिस इज द टेम्पल, एंड दिस इज द बाथरूम, एंड दिस इज द बेडरूम, एंड दिस इज द किचन। अगर हमें वो पसंद आ जाता है तो हम यूं का यूं अपने मिस्त्री को बोल देते हैं कि आप इसको बनाकर दे दो। दैट इज कॉल्ड द प्लान। ऐसे ही हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजर ने कोई सा भी काम करवाना है, उससे पहले उससे सोचना चाहिए क्या करना है, कब करना है, कितने समय में करना है। उसके बारे में अगर हम पहले विचार कर लेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। और यदि आप बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य करते हो तो गलत होगा। प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज। इसके लिए पूरा दिमाग लगाया जाता है कब क्या करना है। और प्रेजेंट टाइम के लिए प्लानिंग कभी नहीं होती। प्लानिंग हमेशा ही आने वाले समय के लिए होती है, चाहे वो समय आपका एक दिन हो, एक सप्ताह हो, एक वर्ष हो, या फिर जैसे हमारे देश में 5 ईयर प्लान बनती है। जितना प्लान के लिए टाइम ज़्यादा होगा उतना प्लान आपकी टिपिकल बनेगी, और जितना प्लान के लिए कम टाइम होगा उतना प्लान आपकी इजी बनेगी। क्योंकि आपने फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट टाइम में सोचना है, और आने वाला समय कैसा होगा कोई भी नहीं जानता, और उसके बारे में अजम्पशंस लगाना, अनुमान लगाना कितना मेंटल एक्सरसाइज है। दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमारे बिजनेस के अंदर हमें 2 प्रकार की पावर चाहिए होती हैं, एक हमारी मैन पावर और एक हमारी फिजिकल पावर। हमें अपने कार्य को करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, कितनी मशीन की आवश्यकता है, कितनी मटेरियल की आवश्यकता है, इन सब बातों को डिसीजन लेना, और उसमें कितने लोग किस क्वालिफिकेशन के आपको चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए, कितना प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, कितनी बिल्डिंग चाहिए, उनका आयोजन करना, उनको गैदर करना, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास मैन पावर कितनी है। अब सपोज करो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें 500 लोगों की ज़रूरत है, और हमारे पास 500 लोग हैं, परंतु हम देखते हैं कि कुछ पोस्ट खाली पड़ी है, तो इसका मतलब हमारी एडजस्टमेंट सही नहीं है। किसी डिपार्टमेंट में मैन पावर ज़्यादा है, वहाँ पर वो लोग खाली बैठे हैं, और कहीं पर मैन पावर कम है, वहाँ पर वो पोस्ट खाली पड़ी है। तो ऐसे में आपको एक डिपार्टमेंट से
दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक लेवल से दूसरे लेवल में आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रमोशन करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका ये काम पूरा हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि हमारे को 500 लोगों की ज़रूरत है और 450 लोग हमारे पास हैं, 50 लोगों की ज़रूरत है। अब 50 लोगों में से आपको कितने क्लरिकल स्टाफ चाहिए, कितने वर्कर चाहिए, कितने मैनेजर चाहिए, कितने सुपरिटेंडेंट चाहिए, इन सब की लिस्ट बनाकर उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनकी सिलेक्शन करना, उनको टाइम टाइम पर ट्रेनिंग देना, उनके दिमागों को डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड द स्टाफ। इसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन। अब हमारी यहाँ मैन पावर काम करती है, समय समय पर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है और कई तरह के हमें उनको चीज़ों को समझाना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो उसके लिए हमें समय समय पर अपने लोगों को डायरेक्शन देनी पड़ती है। अब ये डायरेक्शन हम अपने इंटरनल लोगों, सीनियर लोगों के द्वारा भी दे सकते हैं और कई बार नई टेक्नोलॉजी आने पर हम बाहर के लोगों की भी सहायता ले सकते हैं। इसके बाद होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। आपने प्लानिंग की, प्लानिंग में हम लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या होते हैं कि एक दिन में एक मजदूर को कितनी यूनिट्स बनानी चाहिए, 1 लीटर तेल में हमारा बाइक कितने किलोमीटर चलना चाहिए, एक दिन में हमारी कितनी सेल होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड। फिर हमारे एक्चुअल में रिजल्ट आते हैं और एक्चुअल में रिजल्ट को फिर हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। अब एक ठेकेदार है, उसके दिमाग में एक फीड है बात कि एक दिन में एक आम मजदूर को कम से कम 200 ईंटें लगानी चाहिए। अब वो शाम को उस काम को चेक करता है और उस मजदूर ने शाम को 250 ईंट लगाई और बड़ी सुंदर तरीके से लगाई। इसका मतलब उसने काम हमारे स्टैंडर्ड से क्या किया, अबव किया। तो हमारे FW टेलर कहते हैं ये एक अच्छा मजदूर है, हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करने वाला है। इस पर कंट्रोल रखने के लिए आपको उसे समय समय पर मोटिवेट करते रहना चाहिए, समय समय पर इंसेंटिव देते रहना चाहिए। दूसरा मजदूर है, उसने 200 ही ईंटें लगाई, तो हमारा 200 ही स्टैंडर्ड है, तो वो एक एवरेज है, उसे हमें एवरेज मजदूरी देनी चाहिए। और एक मजदूर ऐसा है जिसने केवल 150 ईंट लगाई, तो वो है बिलो स्टैंडर्ड। अब उसे कंट्रोल करने के लिए हमें उसकी मजदूरी में से क्या करनी पड़ेगी, कटौती, तभी वो अगले दिन अपने काम में कुछ ना कुछ क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल। अब ऐसे ही बच्चों, एक अच्छा टीचर है, वो आपको एक ऐसे लिखने को देता है इंग्लिश का, आपने ऐसे लिखा और पहली बार आपने 10 गलतियां की। अब वो टीचर कहता है बेटा एक बार और लिखो, एक बार रिवाइज करके लिखो और अब की बार गलती नहीं आनी चाहिए। परंतु आपने फिर लिखा, गलती आई और गलती आई कितनी, 6। अगली बार लिखने पर गलती आई 2। तो ये आप लोगों का क्या है, कंट्रोल। क्योंकि 10 से हम घटकर कहाँ पर आए, 6 पर, 6 से घटकर कितने पर आए, 2 पर। और अब दोबारा से लिखोगे तो वो गलती आएगी नहीं। दिस इज द कंट्रोल। इसी को हम कंट्रोल कहते हैं कि आपने प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड बनाए हैं और एक्चुअल में जो रिजल्ट हासिल किए हैं, उनसे कंपैरिजन करके पता लगाना कि काम में कमी आई। कमी किसके कारण आई, रॉ मटेरियल के कारण आई, पावर के कारण आई, और या फिर हमारी ट्रेनिंग के कारण आई। जिसके कारण कमी आई, उस कमी को उसी समय दूर करना, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल, ताकि वो गलती दोबारा से रिपीट ना हो।
These are the main functions of the manager.